जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज़, जिसमें आपको हर एक नए-नए क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको होने वाले एग्ज़ाम में आपका सहायता मिल सके। तो चलिए आइए, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें देखिए, अगर हम बात करें, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का समझिए देखिए, भारत में कहवा क्या करें भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये पूछ रहा है कि भारत में जो कहवा है इन कॉफी इसका उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कहवा का उत्पादन सबसे बड़ा कौन सा है, तो हो जाएगा कर्नाटक। लेकिन अगर हम बात करें विश्व में, क्या बात करें विश्व में विश्व में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक कहवा का सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि पूरे विश्व में कौन सा है, तो विश्व में कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। कौन सा होगा? ब्राजील। अगर ब्राजील की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है। देखिए, ये पूछ रहा है कि केटू की ऊंचाई कितनी है। ठीक है। तो अगर हम केटू की बात करें, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितना? ऑप्शन नंबर सी, 8,611 मीटर। ठीक है। अगर हम केटू की बात करें तो इसका अन्य नाम, ठीक है, इसका अन्य नाम इसका अन्य नाम हो जाएगा गार्डविन आस्टिन। ठीक है, गार्डविन आस्टिन। ठीक है। अगर हम केटू के अन्य नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? गार्डविन आस्टिन। ये भारत की ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, ये केटू की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये तो भारत की है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में जो पूर्णतः भारत में है, ये भारत की है, लेकिन इस पे है कहाँ? ये पीओके में है, जो भी पाकिस्तान के अधिकार में है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए, अगर बात करें यहाँ लिखे, भारत में सबसे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगी केटू। ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि भारत में, तो भारत का अगर जम्मू की बात करेगा तो हो जाएगा कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है। कहाँ है? सिक्किम में। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि राज्यसभा देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। इस बात कर रहा है, राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद। संसद क्या है? ये संसद है। ठीक है। इस संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन? दो सदन। एक हो जाएगा लोकसभा और दूसरी हो जाएगी राज्यसभा। देखिए, हमारा हो गया संसद। ठीक है। संसद की अगर बात करें सदन की, तो संसद के सदन दो होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लेकिन अगर इसके अंग बात करें तो संसद के तीन अंग होते हैं। ठीक है। अगर हम संसद के अंग बात करें, क्या बात करें? अंग। अंग कितने होते हैं? तीन। लेकिन अगर लेकिन अगर हम बात करें
लेकिन अगर हम बात करें इसकी सदन की तो कितने होते हैं? 2, ठीक है। अंग बात करें तो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो जाएगा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि संसद से कितने सदन होते हैं तो सिर्फ 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। हमसे सवाल पूछा था कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो समझिए, देखिए, ये जो लोकसभा है और ये राज्यसभा, इन दोनों की जो इन दोनों की पहली बैठक, इन दोनों की पहली बैठक की अगर हम बात करें, पहली बैठक की बात करें तो इनका हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी, ठीक है। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की पहली बैठक की बात करें तो कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात की जीवन रेखा, देखिए गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? ये पूछ रहा है कि जो गुजरात की जीवन रेखा है वो किस नदी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नर्मदा नदी। किसकी? नर्मदा। किसी कहते हैं? नर्मदा नदी। चलिए आइए हम नर्मदा नदी के बारे में कुछ विशेष बातें इसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी विंध्यन पर्वत। कौन सी? विंध्यन पर्वत, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ एक पर्वत है, इसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। एक हो जाए विंध्यन पर्वत, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। देखिए इसी इसी सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है और इस चोटी का नाम है अमरकंटक। देखिए ये एक चोटी है और इस चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी, ठीक है। अमरकंटक चोटी। इसी अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए अमरकंटक की चोटी से नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। और ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीचों बीच से बहती हुई, और ये कहाँ गिरती है? इसका मुहाना की बात करें तो अरब सागर। कहाँ गिरती है? अरब सागर। कहाँ गिरती है? अरब सागर, ठीक है। देखिए ये मध्य प्रदेश से भी होकर जाती है और गुजरात गुजरात में जाती है, ठीक है। ये गुजरात की जीवन रेखा कह जाती है और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कह जाती है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो नर्मदा हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल क्या होगा। तो आइए समझते हैं पहले एक छोटे से डायग्राम के साथ। देखिए अगर बात करें तो ये है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। नीचे बनाते हैं, देखिए ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये वर्तमान में तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत। और ये तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में है? चीन के, ठीक है। यानी हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं चीन में है। अब देखिए इसी से देखिए इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। और ये इंडिया में होते हुए यहाँ से निकलती है चाइना से, और इंडिया होते हुए पाकिस्तान होते हुए और जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। यानी उसके बाद से देखिए इसी मानसरोवर झील से और भी नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है यहाँ से सतलज, ठीक है। और यहाँ से एक निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो देखिए ये पूछा था कौन सी नदी के बारे में? सिंधु, सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? मानसरोवर झील से, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तिब्बत या चीन में। आप समझ गए? देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? समझिए ये बात कर रहा है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है। समझिए जब हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है, प्रोटीन प्रोटीन तो प्रोटीन की अगर बात करें तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। कितने प्रकार? प्रोटीन का अगर निर्माण की बात करें तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल
हमारे बॉडी में बनते हैं, यानी हमारे शरीर में क्या होते हैं, बनते हैं। और 10 प्रकार के जो अम्ल अम्ल होते हैं वो हम बाहर से प्राप्त करते हैं, जैसे कि भोजन। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के माध्यम से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में आते हैं और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में बनते हैं, यानी कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल, ठीक, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से कितना प्रोटीन, एक प्रोटीन। ठीक है, 20 प्रकार के अम्ल में से क्या होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर बात करें, अगर हम बात करें, देखिए तो क्या बोला है, इकाई बोला है ना, इकाई, तो इकाई क्या हो जाएगा हमारा, यही होगी अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नियमित, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई। समझिए, ये बात कर रहे हैं नियमित जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं भारत की। तो आइए पहले हम समझते हैं कि आखिर हमारे भारत में जो भी जनगणनाएं हुई है, आखिर उन जनगणनाओं की शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, आखिर उन जनगणनाओं की शुरुआत किसने की है, किसने शुरुआत की है, कहाँ से नियमित जनगणना हुई है और किसने की, आइए समझते हैं। देखिए भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना ये हुई थी 1872 में। कब हुई थी, 1872 ईस्वी में। ठीक है, देखिए अगर बात करें भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी और उस समय हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर अगली बात करें, देखिए ये तो हो गया कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, ये पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन अगर हम अगला सवाल बात करें कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना, भारत में पहली बार नियमित नियमित जनगणना, नियमित जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब से हुई, तो 1881 में। अगर बात करें इस समय कौन थे वायसराय की, अगर बात करें, देखिए अगर इस समय वायसराय की बात करें तो इस समय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक, समझिए अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो वो उस समय हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नियमित जनगणना। नियमित जनगणना का मतलब होता है कि इस समय से लगातार हर 10 वर्ष पे, हर 10 वर्ष पे जनगणना होती आ रही है। ठीक है, तो हम इससे क्या बोलेंगे, नियमित जनगणना। और इस समय कौन थे वायसराय, कौन थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, हमारा क्या पूछ रहा है, नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। समझ गए, देखिए अभी जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 में जनगणना हुई है, कब की, 2011 में। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 2021 में जनगणना होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, लेकिन अब आने वाले 2026 में जनगणना होने वाली है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए अगर ये अरावली पर्वत की बात कर रहा है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आइए समझते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर। क्या हो जाएगी, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें, गुरु शिखर की ऊंचाई, इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो हो जाएगी 1722 मीटर। कितना हो जाएगी, 1722 मीटर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगर हम अरावली की बात करें, देखिए अगर हम अरावली की बात करें तो यह एक अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है,
अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। इसका अगर निर्माण की बात करें कि अरावली का निर्माण कब हुआ था, समझिए, अगर हम बात करें कि अरावली का निर्माण कब हुआ था, तो उसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुई थी? प्री प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ठीक है, अगर इसकी अवस्थिति बात करें, इसकी अवस्थिति की बात करें, तो इसकी अवस्थिति कहाँ पड़ती है? राजस्थान। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें, अवस्थिति, वो कहाँ पड़ती है? राजस्थान पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र, क्या कह रहा है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ये रावत भाटा की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रावत भाटा की बात करें तो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ रहा है, ये तो हो गया रावत भाटा की बात, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कूड़न कुलम कुड़न कुलम और कल्पक्कम, देखिए, अगर बोलेगा कि देखिए ये तो हो गया, लेकिन आपसे पूछे कि कुड़न कुलम परमाणु संयंत्र, कुलम परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र, ठीक है, और कल्पकम, ये दोनों कहाँ है? अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। समझिए, अगर आपसे पूछे कूड़नकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है और कल्पकम परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये दोनों है तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे तारापुर का, देखिए, अगर आपसे पूछे तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये हो जाएगी महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, और तारापुर की बात करें तो किसकी सहायता से बना? ये किसकी सहायता से बना? तो ये सहायता लिया गया अमेरिका, सहायता से बना, सहायता से इसकी अमेरिका। ठीक है, और ये भारत का पहला है, भारत का पहला भारत का पहला परमाणु संयंत्र, भारत का पहला परमाणु संयंत्र। ठीक है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र। अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो है तारापुर। ठीक है, ये है कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। किसकी सहायता से बना? तो ये बना अमेरिका की सहायता से। ठीक है, अगर आपसे पूछे कुड़नकुलम कहाँ है और कल्पकम कहाँ है, तो ये दोनों तमिलनाडु में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नरौरा कहाँ है, नरौरा परमाणु संयंत्र, नरौरा परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र कहाँ? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि काकरा पार की, अगर आपसे पूछेगा, देखिए, अगर आपसे पूछे कि काकरा पार परमाणु क्षेत्र क्या है, काकरा पार परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र कहाँ? ये हो जाएगी गुजरात। कहाँ हो जाएगी? गुजरात। ठीक है, कहाँ हो जाएगी? गुजरात। अगर आपसे पूछे कैगा, अगर कैगा के बारे में पूछेगा, समझिए, अगर आपसे पूछे कि कैगा कहाँ है, कैगा परमाणु संयंत्र, अगर कैगा की बात पूछे तो ये कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अगर कागरा पार पूछेगा तो कहाँ हो जाएगी? गुजरात। कैगा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगी? कर्नाटक। ठीक है, कितना हो गया? देखिए, हमारे भारत में टोटल 7 परमाणु संयंत्र है। कितने? 7। ये तो ये हो जाएगा,
रावतभाटा जो राजस्थान में है, कूडरकुलम और कल्पकम ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हमारे भारत में कुल 7 परमाणु संयंत्र है। जो कहाँ कहाँ है ये आपको हमने सब बता दिया। ठीक है, रावतभाटा गुजरात में है, कूडरकुलम और कल्पकम तमिलनाडु में हो गया, तारापुर कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापात गुजरात में और कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, 7 परमाणु संयंत्र है और हमने आपको सातों बता दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है। देखिए, ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी कि आखिर मानव शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये होती है 75%। कितनी होती है, 75%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास के बारे में बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।